बिस्ट्रो के कंजस्टेड रूम में लगे एक टूटे शीशे में खुद देखकर कार्तिक आज भी हर दिन की तरह कह रहा था, बस 6 महीने और मेरा टाइम आने ही वाला है। अब देखेगी मुझे दुनिया और कहेगी। वो अपनी पहुंचकर बोला, कार्तिक जल्दी चल, तुझे पता है ना आज कॉलेज जल्दी पहुंचना है और तू ये सारा दिन शीशे के सामने खड़ा होकर क्या बड़बड़ करता रहता है। नील की बात सुनकर कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, अपना टाइम आएगा, और अपना बैग उठाकर रूम से बाहर निकल गया। क्या यार, तू भी ना फालतू का फिल्म ही होता रहता है, कहते हुए नील उसके पीछे चल दिया। कार्तिक मित्तल का नाम दिल्ली के फेमस हंसराज कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स के लिस्ट में शामिल था। दिखने में वो एवरेज और सिंपल था। बालों को एकदम सटीक तरीके से कंघी कर शर्ट का बटन ऊपर तक बांधे बिना किसी स्टाइल के वो हर रोज इसी तरह कॉलेज के लिए निकल पड़ता था। दिन भर कॉलेज अटेंड करने के बाद दिल्ली के हूट बिस्ट्रो बार में वेटर बनकर पार्ट टाइम जॉब किया करता था, जहां उसे रहने के लिए एक छोटा सा रूम भी दिया गया था। और उस छोटे से कंजस्टेड रूम को वो अपने दोस्त नील के साथ शेयर करता था। नील उसका क्लासमेट भी था। सुबह के 8 बज रहे थे। हर दिन की तरह वो दोनों नील की पुरानी स्कूटर पे बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़े थे, पर कुछ तो था आज जो अलग था। स्कूटर में बैठकर कार्तिक को रोजाना चलती हवाएं आज कुछ अलग महसूस हो रही थी। चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुद के ख्यालों में खोया कार्तिक न जाने क्या सोचकर ब्लश किए जा रहा था। उसके ख्यालों को तोड़ते हुए नील ने स्कूटर रोककर उसे झंझोड़ते हुए कहा, भाई अब उतर, देख फ्लावर शॉप, अगर अभी देर की तो तू पूरा दिन बस सपने ही देखता रहेगा। तभी कार्तिक अचानक ख्यालों से बाहर आया। हाँ, जा रहा हूँ। फिर जल्दी से शॉप को देखकर एक रेड रोज का बकेट लेकर वापस आ गया। आज कॉलेज के सारे कपल्स एक साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। कोई किसी को महंगे गिफ्ट दे रहा था तो कोई किसी के हाथ में हाथ डाले कॉलेज के अंदर जा रहा था। देखने में हर जगह रौनक थी। हाथ में बकेट लिए कार्तिक कॉन्शियसली पार्किंग में स्कूटी लगा रहे नील का वेट कर रहा था। नील उंगली में चाबी घुमाते हुए आया और मुंह बनाते हुए बोला, प्रपोज करने से पहले तू एक बार फिर से सोच ले, कहाँ तू बिलो एवरेज दिखने वाला वेटर और कहाँ वो इतनी खूबसूरत और फेमस बिल्डर मिस्टर शास्त्री की इकलौती बेटी। तुम दोनों की कुंडली मिसमैच है। जवाब में कार्तिक ने उसे देखकर कहा, कम ऑन नील, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे याद है पिछली बार वो मुझे देखकर कितनी देर तक मुस्कुराई जा रही थी? याद नहीं? तू हौसला बढ़ा, मुझे पता है वो मुझे लाइक करती है। ये बोलकर वो ऑडिटोरियम की ओर चला गया, जहाँ पूरे कॉलेज के लिए वैलेंटाइंस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। कार्तिक ने ऑडिटोरियम के अंदर जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, वैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो चाहता था और प्रपोज करने वाला था, शनन। आज उसने रेड कलर की ऑफ शोल्डर घुटने तक लंबी फ्रॉक पहनी हुई थी और अपने बालों में बहुत महंगी फ्लोरल क्लिप लगा रखी थी। वैसे तो वो हर दिन बेहद खूबसूरत लगती, लेकिन आज रेड कलर की ड्रेस उसके संगमरमर जैसे बदन पर 4 चांद लगा रही थी। शनन को अपने सामने देखकर कार्तिक का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो बगैर पलके झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। पीछे से डीजे ने रोमांटिक सॉन्ग भी प्ले कर रखा था। शनन अपने आईफोन से दोस्तों के साथ रील्स बना रही थी। उसने अपने बाल झटके और स्टाइल से बोली, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स। शनन आज बहुत खुश हो जाएगी ये बुके लेकर। एक बार बस वो हाँ कर दे, बस फिर मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। कार्तिक मनी मन सोचने लगा। तभी अचानक शनन की नजर उस पर पड़ी। ये देख कार्तिक हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का इशारा करने लगा। उसका इशारा पाकर शनन ने रिटेयर होते हुए अपने दोस्तों से कहा, ओह माय गॉड, दैट गाय इज स्टेयरिंग एट मी। पास खड़ी एक लड़की ने कहा, दैट अगली गाय। शनन ने टेढ़ा सा मुंह बनाया तो दूसरी लड़की ने उससे कहा, तू रुक यहीं, मैं उससे बात करके आती हूँ। शनन उसे देखकर आंखें मटकाती हुई बोली, तो याद है ना, तुम हॉट शॉट गैंग की लड़कियां हो, हम ऐसे किसी अरे गैर से बात नहीं करते, नॉट आवर स्टैंडर्ड। दूसरी लड़की ने शनन को कोहनी मार के कहा, अरे देखो तुम, उसके हाथ में तो रेड रोज का बकेट है, लगता है आज वो तुझे प्रपोज करने आया है।
देख बेचारे को, सब सूट में आए, लेकिन वो तो आज भी हर दिन की तरह शर्ट में ही आया है, वो भी येलो कलर विद ब्लैक टाई। सो ओल्ड फैशन। उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा। शैनन हंसकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, पूरा टैक्सी लग रहा है। वेट करते कार्तिक का गला अब डर के मारे सूख रहा था। वो लगातार शैनन को ही देख रहा था। तभी शैनन के साथ मौजूद एक और लड़की ने कहा, देख तुझे बुला रहा है, अगर तू नहीं गई तो तुझे स्टॉक करेगा और अपनी खराब अंग्रेजी में तुझसे कहेगा, हे बेब्स, आई विल कीप यू लाइक अ डॉल। उस लड़की की बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगी। इस बीच शैनन ने कुछ तो सोचा और तिरछी स्माइल के साथ उसने ड्रिंक का ग्लास उठाया और कार्तिक के पास जाने लगी। जैसे जैसे शैनन कार्तिक के करीब जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। शैनन जैसे ही उसके करीब आई, रोज और जैस्मिन की परफ्यूम की तेज खुशबू कार्तिक को मदहोश करने लगी। उसे सामने देख कार्तिक पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। तभी अचानक शैनन ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहो क्यों बुलाया है? उसकी चुटकी से वापस होश में आए कार्तिक ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम मुझे इस तरह देखोगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। शैनन ने अपनी आईब्रो और कंधा उचकाकर कहा, व्हाट? कार्तिक ने शैनन की ओर देखा और फिर हिम्मत जुटाते हुए एक सांस में घुटने पर बैठा और कह दिया, आई लव यू, और वो बुके उसके सामने कर दिया। उसके इतना कहते ही शैनन के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने गुस्से में डीजे की ओर इशारा कर म्यूजिक तुरंत बंद करवा दिया और उस बड़े ऑडिटोरियम में हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ होने के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ सेकंड्स के बाद शैनन ने कार्तिक के हाथ में रखे हुए बुके की ओर देखकर कहा, फिर से कहना, क्या कहा तुमने? कार्तिक ने वहां खड़े सभी पर हल्की नजर डाली और शैनन को देखकर उसे दोबारा अपना गला साफ करके कहा, आई लव यू, मैं तुमसे दीवानों वाला प्यार करता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये सुनकर शैनन ने उसे सरकास्टिक स्माइल दी और अपने कंधे उचकाकर बोली, यहाँ किसी को सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या कहा? फिर से कहो। आई लव यू, आई लव यू शैनन, आई लव यू सो मच। एक्साइटमेंट में एक बार फिर उसकी आवाज काफी तेज हो गई। उसे लग रहा था कि शायद शैनन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने प्यार का इजहार सबके सामने करने का सोचा। तभी शैनन ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ बुके उसके हाथ से लिया। ये देख कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे कुछ पल के लिए बहुत सुकून महसूस हुआ। वो उसे थैंक्स कहने के लिए उठा ही था कि तभी शैनन ने फ्लावर का बंच उसके मुंह पर दे मारा। कार्तिक को समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ ऐसा क्या हुआ। वो सकपका गया। उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। शैनन ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? सीधा साधा लड़का समझकर मैं तुम्हारे पास आई और उल्टा तुम मुझे किसी खेत की मूली समझ रहे हो जो मैं तुम्हारे इस घटिया प्रपोजल पे हाँ कह दूंगी? उसके हर एक शब्द कार्तिक के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो बस अपनी भौं सिकोड़कर जमीन की ओर देखे जा रहा था। शैनन ने सारे स्टूडेंट्स की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, गाइस गौर से देखो इसे, ये मुझे प्रपोज करने आया है, वो भी इस रेड रोज के बुके के साथ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स कार्तिक को बली करने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शैनन उसके साथ ऐसा कर सकती थी। उसे लगा कि हो सकता है शायद शैनन उसे मना कर दे, पर वो इस तरह से उसे और उसकी फीलिंग्स को जलील करेगी, उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। वो वहां से अपनी आंखें सारे स्टूडेंट्स से चुराकर बाहर निकलने लगा। तभी कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक उसे घेर लिया। एक लड़के ने उसे देखकर कहा, क्यों बे बैटरी, तुझे भी वैलेंटाइन डे का बुखार चढ़ा हुआ है? अब मैं अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में। तब तक नील भी वहां पहुंच चुका था। वो घेरे के बीच कार्तिक के पास जब पहुंचा, तभी नील को देखकर दूसरे लड़के ने कहा, अबे डबल बैटरी, समझा इस सिंगल बैटरी को, औकात में रहे। अपनी बेइज्जती तो कार्तिक को बर्दाश्त थी, लेकिन अपने दोस्त के लिए गलत सुन उसने गुस्से भरी नजर उस पर डाली। कार्तिक उन लड़कों को बहुत कुछ बोल पाता उससे पहले ही नील उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। दोनों बाहर गार्डन की बेंच पर आकर बैठ गए। कार्तिक का दिल पूरी तरह से टूट गया था। कुछ देर तक कुछ न बोलने पर नील ने उसे समझाते हुए कहा, देख
मैंने तुझे पहले ही समझाया था, शैनन तेरे लायक लड़की नहीं है। चुप्पी तोड़कर कार्तिक ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सच बोल, मैं उसके लायक लड़का नहीं हूँ। वो कितनी प्यारी है, लेकिन मैं तो बस एक वेटर। उसके इतना कहते ही नील बेंच से उठा और तेज आवाज में बोला, वो चुड़ैल, वो तुझे प्यारी लगती है? इंस्टा से तो ज्यादा फिल्टर है उसके चेहरे पर। हैशटैग वाली लड़की है वो, शैनन शास्त्री। वो 15% डिस्काउंट वाली चिप्स का पैकेट है, जिसे खोलो ना तो धोखा मिलता है। और तू वेटर है तो क्या हुआ? भूल मत, तेरे इस भोले भाले से एवरेज फेस के पीछे जीनियस ब्रेन है। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, संभल जा। उसे छोड़ यार, तू मेरे साथ वैलेंटाइन डे मना। इस पर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसे देखकर नील ने एक बार फिर से सीरियस होकर कहा, ओए देवदास, तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लड़की का चक्कर छोड़, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अगर हम जैसे लड़के कुछ बनकर पैसा नहीं कमाए ना, तो जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएंगे। हम जैसों को किसी लड़की को पाने के लिए जिंदगी में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये सुन कार्तिक अपनी जगह से उठकर कॉलेज के मेन गेट की तरफ जाने लगा। उसे यूं जाता देख नील ने जोर से आवाज देकर कहा, अबे मजनू की आखिरी पीढ़ी कहाँ जा रहा है? कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, वही जहां काम करने से मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। नील ने अपने सर पर टपली मारकर कहा, अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गया था। आज ओनर ने हमें जल्दी से बाहर आने के लिए कहा था। मैं भी आ रहा हूँ। बार में पहुंचते ही दोनों उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी ओनर उनके पास आ पहुंचा और गुस्से में बोला, ये कोई टाइम है आने का? कहा था ना आज जल्दी आना है। आज तो कॉलेज में कोई पढ़ाई भी नहीं थी। उसके इतना कहते ही नील ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, सर वो स्कूटर खराब हो गई थी, इसलिए लेट हो गए। सॉरी सर। ओनर ने उन दोनों को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम दोनों को काम करने का पगार देता हूँ, सॉरी बोलने का नहीं। कुछ ही देर में कॉलेज का ग्रुप आने वाला है। 2nd फ्लोर पर उनकी पार्टी चलेगी, उन्हें अटेंड करना है। कोई गड़बड़ मत कर देना। जी बिल्कुल सर, बोलकर कार्तिक बुझे मुंह से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में 2nd फ्लोर पर काफी लाउड म्यूजिक बजने लगा। इस बात से अनजान कि वहां कार्तिक के कॉलेज के स्टूडेंट्स ही मौजूद थे, कार्तिक चुपचाप नोटपैड और पेन लेकर उस फ्लोर पर सबसे ऑर्डर लेने के लिए चला गया। तभी कार्तिक को वेटर की ड्रेस में देखकर कुछ लड़के एक बार फिर उसे छेड़ने लगे, लेकिन कार्तिक उन्हें इग्नोर करते हुए सीरियस होकर अपना काम करने लगा। वो एक एक कर सबसे ऑर्डर ले ही रहा था। इसी बीच उसकी नजर कॉर्नर टेबल पर पड़ी, जहां शैनन राहुल की गोद में बैठकर उसे किस कर रही थी। राहुल सक्सेना, जो कि कार्तिक और शैनन का सीनियर था, देखने में अट्रैक्टिव और एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला एरोगेंट लड़का था। ये सब देखकर कार्तिक के दिल में दर्द सा उठा। तभी अचानक राहुल और शैनन की नजर उस पर पड़ गई। कार्तिक को सामने देख शैनन ने मुंह बनाते हुए राहुल को आज हुई घटना के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुन राहुल कार्तिक को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अबे बैटरी, तू तो वेटर निकला। तेरी औकात बिग बाजार वाली है और तेरे शौक बड़े महंगे शोरूम के जैसे हैं। कार्तिक को ये सब सुनकर गुस्सा तो आ ही रहा था। उसे पता था कि अभी कोई कदम उसकी नौकरी छीन सकता है और अभी उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। इसलिए उसने एक बार फिर उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। कार्तिक को जलाने के लिए राहुल ने शैनन के गले पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, देख, शैनन जैसी लड़की को तेरे जैसा वेटर नहीं, बल्कि राहुल जैसा हीरो चाहिए। इसलिए अपनी औकात में रह, नहीं तो कभी किसी लड़की को तेरे पास नहीं आने दूंगा। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है? जाकर अपने बार की सबसे महंगी विस्की लेकर आ। इस पर ना चाहते हुए भी कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। कार्तिक नीचे किचन के कैबिनेट तक पहुंचा। तभी उसके ओनर वहां आए और बोले, ओए सुनो, ये लेटर तुम्हारे लिए कोई देके गया था, पर पहले काम कर लो, फिर ये सब देखना। कैबिनेट को खोल रहे कार्तिक ने सोचा, क्या है मेरे लिए लेटर में, पर मुझे लेटर कौन भेजेगा? ऐसा सोचते हुए वो हाथ में लेटर और दूसरे हाथ में स्कॉच की बोतल लेकर लेटर पढ़ने के लिए दबे पांव अपने छोटे से कमरे की ओर चला गया। ऊपर सभी मस्ती में खोए हुए थे।
शेनन ने राहुल को किस किया और बोली, देखो ना, आजकल कोई भी मुंह उठाकर तुम्हारी बेबी के पीछे पड़ जाता है। राहुल ने शेनन को देखकर कहा, आज उस वेटर को दिखाना ही पड़ेगा कि उसकी जगह कहाँ है। चला था मेरी बेबी को प्रपोज करने। तब तक कार्तिक वहां एक महंगी स्कॉच की बोतल लेकर पहुंच चुका था। उसके वहां पहुंचते ही राहुल ने उसे देखकर कहा, अपनी लाइफ में तूने इतनी महंगी स्कॉच नहीं पी होगी। चल, आज मेरी तरफ से तुझे टिप है, इस पूरी बोतल को एक सांस में खत्म कर दे। कार्तिक ने स्कॉच की बोतल राहुल के ठीक सामने कांच के टेबल पर रख दी और कहा, मैं शराब नहीं पीता। शेनन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अले अले छोटा बेबी, क्या पीता है? जवाब में राहुल ने हंसते हुए कहा, ये तो बारिश का पानी पीता होगा, है ना नाली के कीड़े। उसके इतना कहते कार्तिक ने अपना चश्मा निकालकर पास की टेबल पर बड़े इत्मीनान से रखा और अचानक राहुल की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार पंच दे मारा। कार्तिक के पंच से राहुल दूर कोने में जाकर गिरा और पूरे फ्लोर पे शांति छा गई। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सभी कार्तिक का नया अवतार देखकर दंग रह गए थे। कार्तिक इतने पर भी नहीं रुका। राहुल के करीब जाकर उसने उसके चेहरे पर 2-4 घूंसे और दे मारे और दांत पीसकर गुस्से से उसने कहा, सुन, जब तुझे मेरा पास पता चलेगा ना, तो तेरा फ्यूचर मेरे हाथ में होगा, समझा? तो जैसे आज तक बहुत देखे हैं मैंने, इसलिए आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। आज से पहले तो कार्तिक का ये रूप उसके बेस्ट फ्रेंड नील ने भी कभी नहीं देखा था। सबकी नजर उस पर थी। लड़कियां उसे देखकर उसकी फैन हो गई थी। राहुल खुद उसके गुस्से से लगभग डर के रोने ही वाला था। तभी शोर शराबा सुनकर ओनर अचानक वहां आ गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, यू कार्तिक, कम डाउनस्टेयर्स राइट नाउ। ये देख नील ने सर पर हाथ रखकर कहा, लग गए अब तो। आखिर कैसे आया पल भर में कार्तिक में इतना बदलाव? क्या था उस लेटर में जिसे कार्तिक छुप कर पढ़ रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ओनर की तेज आवाज सुन कार्तिक ने राहुल का शर्ट का कॉलर छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। राहुल ने नाराजगी से ओनर से कहा, मैं कब से आपके इस बार में आता हूँ और जब भी आता हूँ लाखों के एक्सपेंसिव बियर और स्कॉच ही ऑर्डर करता हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे साथ ये सुलूक हुआ। आपके इस बदतमीज 2 कौड़ी के वेटर ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब पुलिस को कॉल करता हूँ, सब के सब जेल जाओगे। ये बोलकर राहुल ने गुस्से से अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। पुलिस का नाम सुनते ही ओनर ने राहुल से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मैं जानता हूँ इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पुलिस को रहने दें, प्लीज इसकी गलती माफ कर दें सर। ये अभी आपसे सॉरी बोलेगा। ये बात सुनते ही राहुल कार्तिक की ओर देखकर तिरछी स्माइल देने लगा। नील ने ऑनर से कहा, सर, कार्तिक की कोई गलती नहीं थी। इस राहुल ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए इस पर स्कॉच की पूरी बोतल पलटा दी और फिर झगड़ा शुरू हुआ था। ओनर ने जोर से उसे डांटते हुए कहा, यू शट अप। तुम क्या कार्तिक के लॉयर हो जो उसकी बदतमीजी पर पर्दा डाल रहे हो? फिर उन्होंने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, सर से माफी मांगो इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुन शेनन ने सरकास्टिक स्माइल के साथ राहुल को देखा। साफ पता चल रहा था कि वो दोनों ओनर की बात से कितना खुश थे। कार्तिक ने लंबी सांस ली और कहा, मैं इससे माफी नहीं मांगने वाला, मेरी कोई गलती नहीं थी। ओनर ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, तो फिर ठीक है, यू आर फायर्ड। ये सुनकर नील घबरा गया, लेकिन कार्तिक ने बिना किसी शिकन के कहा, विद प्लेजर, आई क्विट। फिर उसने अपनी टाई का नॉट लूज किया और बेफिक्र राहुल और शेनन को देख मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। उसे देख नील भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सब अचानक उसका ये एटीट्यूड देखते ही रह गए। ओनर भी हैरान था, आखिर इस गरीब बच्चे के अंदर इतनी अकड़ आई कहां से। उधर कार्तिक अपना बैग लेकर सुनसान सड़कों पर पैदल चले जा रहा था। नील भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। उसे देखकर कार्तिक ने कहा, तू यहाँ? नील ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जहां कार्तिक रहेगा वहीं नील भी तो रहेगा ना। उसकी बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। फिर वो थोड़ा सा उदास होते हुए बोला,
तुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। नील बोला, अरे तू वो सारी बातें छोड़, ये बता आगे क्या करना है। कार्तिक रोड के फुटपाथ पर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया। अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसने दूसरा सिम चालू किया, जिसे उसने लगभग 6 साल पहले बंद कर दिया था। कार्तिक को मोबाइल में घूरते देख नील बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि हमें आगे क्या करना है, और एक तू है जो मोबाइल देख रहा है। कार्तिक ने जैसे ही अपना पुराना सिम ऑन किया, उसमें ढेर सारे मैसेजेस आने लगे, जिसमें से एक मैसेज ओपन कर कार्तिक ने देखा तो वहां लिखा था, कार्तिक तुम इस वक्त जहां कहीं भी हो फौरन मित्तल पैलेस लौट कर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे राइट्स वापस किए जा रहे हैं। कार्तिक को यह मैसेज 7 दिन पहले आया हुआ था। मैसेज पढ़कर कार्तिक हैरान हो गया, लेकिन ये राइट्स तो मुझे मिलने में अभी वक्त था, फिर अभी से? एक पल के लिए तो वो ये भी भूल गया कि इस समय नील भी उसके साथ है। कार्तिक की हल्की हल्की आवाज सुन नील ने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देकर कहा, कार्तिक तुझे फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए, या हमारे खाने के लाले पड़े हुए हो और एक तू है कि? कार्तिक के चेहरे पर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। अचानक उसने वहां से टैक्सी को बुलाया और उसमें चढ़ने लगा। कार्तिक को देखकर थोड़ा परेशान और कंफ्यूज नील भी उसके साथ फटाफट टैक्सी में बैठ गया। अबे यार अब तो बता दे कहाँ जा रहे हैं? कार्तिक ने फाइनली उसकी ओर स्माइल कर कहा, बस देखते जा, अपना टाइम आ गया। और आंखें बंद कर टैक्सी की सीट पर आराम से टेक लेकर बैठ गया। उसकी बंद आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीर घूमने लगी। कार्तिक मित्तल फैमिली का असली वारिस नहीं है, इसलिए तुम कितना भी कह लो, उसे 7 साल अपनी पहचान छिपा कर रखनी ही होगी। अगर इस शर्त में वो कामयाब हुआ तभी उसे अपना हक मिलेगा। किसी की भारी सी आवाज आई, पर आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे भेज सकते हैं? खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? इसमें उसकी क्या गलती है कि वो इस घर का नहीं? उसे तो मैं लेकर आई थी। आपको भी ये बात पहले से पता थी तो आपने पहले मना क्यों नहीं किया? आप इस बच्चे के साथ मुझे भी सजा दे रहे हैं। कार्तिक की मां ने रोते हुए कहा, जो कह दिया सो कह दिया। अगर इस घर के लायक बनना है तो उसे इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। हम एक बच्चे के चलते इस महल के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। सालों और पीढ़ियों की मेहनत है, इसके लायक बनना पड़ता है। ये आप ठीक नहीं कर रहे ठीक। कोई तो रोक लो, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, ये मैं नहीं होने दूंगी। कार्तिक अपना बीता हुआ कल सोच ही रहा था, तभी एक बड़े से पैलेस के सामने टैक्सी रुक गई और इसी के साथ उसकी खुलती आंखों से एक आंसू टपक गया। कार्तिक ने टैक्सी से उतर ड्राइवर को उसके पैसे दिए और दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर उस आलीशान पैलेस को देखने लगा। व्हाइट कलर के संगमरमर से बने उस आलीशान पैलेस के बड़े से गेट के बाहर मित्तल पैलेस लिखा हुआ था। उस पैलेस को देख नील ने कार्तिक से बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो अब हम यहाँ जॉब करने वाले हैं। नाइस, वेरी नाइस। पैलेस के अंदर एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन था, जिसमें अलग अलग कलर्स की लाइट्स लगी हुई थी। रात के वक्त वो फाउंटेन बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। साथ ही आसपास बहुत बड़ा गार्डन भी था, जिसे देख कार्तिक वहां रुक गया। उसे रुका देख नील ने कोहनी मारकर धीरे से कहा, अब तू ये मत कहना कि तू गलती से यहाँ आ गया। देख यार, मैंने यही नौकरी करने का मन बना लिया, अब बस। तभी वॉचमैन भागते हुए उन दोनों की तरफ आया, अपने जेब से निकालकर एक चाबी कार्तिक को पकड़ाते हुए बोला, वेलकम बैक प्रिंस। कार्तिक उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। नील ने वॉचमैन को करेक्ट करते हुए कहा, इनका नाम प्रिंस नहीं कार्तिक है। पर वॉचमैन और कार्तिक दोनों ने ही इस बात को इग्नोर कर दिया और कार्तिक अंदर एंटर करने लगा। पैलेस का लिविंग रूम बेहद बड़ा और खूबसूरत था। वहां सेंटर पर काफी बड़ा सा एक्सपेंसिव झूमर टंगा हुआ था और बड़े बड़े आलीशान व्हाइट कलर के सोफे रखे हुए थे। जब नील अंदर आया तो उसका मुंह ये सब देखकर खुला का खुला रह गया। तभी वहां एक आदमी आया जिसकी उम्र तकरीबन 55 से 60 के बीच रही होगी। उन्होंने महंगा 3 पीस सूट पहना हुआ था और हाथों में महंगी छड़ी थी। चेहरे पर फ्रेंच कट सफेद दाढ़ी उनकी उम्र की गवाही दे रही थी। उन्होंने जैसे ही कार्तिक को देखा बहुत खुश हुए और कहा, वेलकम बैक प्रिंस। कार्तिक ने उन्हें गौर से देखकर पहचानने की कोशिश की। उस शख्स नहीं है,
मुझे हमेशा ही आप पर भरोसा था कि आप इस वसीयत को संभालने जरूर आएंगे। कार्तिक ने मानो अपना दुख एक सांस में दबा लिया। वो जानता था कि किसी के जाने पर उसको कोसने का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी आंखें खोली। उसने एक और गहरी सांस लेते हुए चौहान अंकल से पूछा, अंकल मुझे आगे क्या करना होगा? आपको सिटी बैंक जाकर वहां के मैनेजर मिस्टर खन्ना से मिलकर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने होंगे और 48 घंटों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। इसी के साथ नील और कार्तिक ने तय किया कि वो दोनों आज ही रुककर थोड़ा आराम करेंगे। कार्तिक ने वॉचमैन द्वारा दिए गए चाबी से बहुत सालों के बाद अपना रूम खोल कर देखा। नील एक बार फिर उसका रूम देखकर हैरान था। उसने कहा, ये बच्चों के कमरे में क्यों लेकर आया यार? मैं जानता हूँ तू इस घर का मालिक बन गया है, लेकिन ये कोई वक्त है खिलौनों से खेलने का? तभी उसे रेशमी बेडशीट वाला बेड दिखा। अब तक तो उसे एसी की हवा भी लग चुकी थी। कार्तिक ने भावुक होकर उन खिलौनों को देखते हुए कहा, ये मेरे बचपन का कमरा है, पता है तुझे? वो जैसे ही नील को देखने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि नील बिना जूते उतारे ही बेड पर फैलकर सो चुका था। अगले दिन सुबह 9 बजे वो तैयार होकर नीचे आ गए। कार्तिक ने अंकल से कहा, मैं बैंक होकर आता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। अंकल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा और इसी के साथ नील और कार्तिक दोनों पैलेस से बाहर आ गए। पैलेस से बाहर निकलते ही नील कार्तिक की पीठ पर चढ़ गया और खुश होकर बोला, क्या बात है, कहा दुनिया तुझे एक साधारण वेटर मानती है और तू निकला छोटा मालिक, क्या बात है दोस्त। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी कर। कुछ देर के बाद सिंडिकेट बैंक पहुंच गए। उनके आते ही रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा, सर हाउ कैन आई हेल्प यू? कार्तिक ने कहा, मुझे यहाँ मैनेजर मिस्टर खन्ना से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी टेबल पर रखी कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ एंटर किया और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? कार्तिक ने कहा, मित्तल प्रॉपर्टीज अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? कार्तिक ने नहीं में सर हिलाया और कहा, आप प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा अर्जेंट है। रिसेप्शनिस्ट गुस्से में खड़ी हुई। उसने कार्तिक को तेज आवाज में डांट लगाते हुए कहा, आप यहाँ से इसी वक्त निकल जाइए। आप जानते भी हैं मित्तल प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं? उसकी टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बजा। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना ने कहा, अभी कुछ देर में मिस्टर कार्तिक मित्तल आने वाले हैं, मिस्टर चौहान ने उन्हें भेजा है, उनके आते मुझे इन्फॉर्म कर। ये बोलकर उन्होंने फोन काट दिया। ये सुन रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, आपका नाम? कार्तिक ने कहा, कार्तिक मित्तल। और आप? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गई। एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने कहा, शेफाली। क्या? आपको चौहान सर ने भेजा है? इस पर कार्तिक ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, शेफाली की टोन तुरंत चेंज हो गई। उसने अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर कहा, वेलकम सर, प्लीज आप मेरे साथ आइए, प्लीज कम। शेफाली ने मिस्टर खन्ना के केबिन का डोर आधा ओपन कर कहा, कार्तिक मित्तल आए हुए हैं। कार्तिक का नाम सुनकर मैनेजर अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया और शेफाली से बोला, इडियट, मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही वो बैंक पहुंचे मुझे इन्फॉर्म करना, मैं खुद इन्हें वेलकम करने आ जाता। अरे सर आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। शेफाली चुपचाप सर नीचे कर खड़ी रही। बैंक मैनेजर ने गुस्से से कहा, अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से स्पेशल चाय लेकर आओ। शेफाली ने जाते जाते धीरे से कार्तिक से कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। कार्तिक ने उस पर एक नजर डाली और बगैर कुछ कहे मिस्टर खन्ना के सामने जाकर बैठ गया। शेफाली का चेंज्ड बिहेवियर देख नील कार्तिक के बगल में बैठकर आंखें मटकाते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, वाह भगवान वाह, क्या किस्मत दी है, धन्य हुआ। तभी मिस्टर खन्ना ने कहा, सर कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटीज है, आपको हमारे साथ पूरी करनी होगी। कार्तिक ने कहा, श्योर। मिस्टर खन्ना ने अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से किसी को कॉल कर कहा, मिस्टर मित्तल का रेटिना और फिंगरप्रिंट चेक करना है। फोन कट करने के बाद मैनेजर ने कार्तिक को देखकर स्माइल करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, लेकिन ये हमारे बैंक का रूल है। उनकी बातचीत के दौरान शेफाली चाय की ट्रे लेकर केबिन के अंदर एंटर हुई। इस वक्त शेफाली के चेहरे का रंग डर के मारे उड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि कहीं कार्तिक शेफाली की कंप्लेंट मैनेजर से ना कर दे। शेफाली को यूं इतना डरा हुआ देख कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी ट्रे टेबल पर रखते वक्त शेफाली स्लिप हो गई।
और चाय का कप उससे छूटकर कार्तिक पर जा गिरा, जिससे वो हड़बड़ाकर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। बैंक मैनेजर ने शेफाली पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकती हो, यू इडियट, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? उसकी डांट सुन शेफाली की आंखें नम हो गई। गर्म चाय गिरने की वजह से कार्तिक को कंधे पर जलन महसूस हो रही थी। मैनेजर लगातार शेफाली को डांटे जा रहा था। कार्तिक कुछ कहता उससे पहले कुछ लोग मैनेजर के केबिन में आ गए। वो लोग कार्तिक की रेटिना और उसके फिंगरप्रिंट का सैंपल लेने आए हुए थे। मैनेजर ने शेफाली को डांटकर वहां से जाने के लिए कह दिया। पूरा प्रोसीजर होने के बाद मैनेजर ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, सर, बस 3 घंटे में सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। कार्तिक अपने चेयर से उठ खड़ा हो गया। थैंक यू बोलकर वो वहां से निकल गया। शेफाली केबिन के बाहर मौजूद थी। कार्तिक को देखते ही उसने कहा, आई एम सो सॉरी, आज मेरी वजह से आपको बैंक में काफी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन कार्तिक नील के साथ वहां से बगैर कुछ बोले बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही कार्तिक और नील के सामने एक BMW आकर रुकी। ग्लास डाउन होते ही कार्तिक ने देखा ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि राहुल मौजूद था। राहुल ने कार्तिक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और सरकास्टिक हंसी हंसते हुए बोला, वेटर्स, तुम यहाँ बैंक के बाहर किसका वेट कर रहे हो? कितना खराब दिन है तुम्हारा। एक ही दिन में नौकरी भी चली गई और छोकरी भी। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने आगे कहा, कल बार में बहुत हीरो बन रहा था ना? अगर सचमुच तेरे अंदर दम है तो आजा, आज रात ठीक 9 बजे हूट बिस्ट्रो में। अगर तू मेरे गेम में मुझसे जीत गया तो शेनन सभी के सामने तुझे प्रपोज करे और तेरे होठों पर किस भी। ये सुन कार्तिक ने सीधे मुंह उससे पूछा, और तेरी शर्त क्या है? अभी से डर गया है? राहुल ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहा। कार्तिक ने कहा, अपनी शर्त बता। राहुल ने कहा, शर्त तुझे वहीं आकर पता चलेगी, और अगर तू नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि तू लूजर है। कार्तिक ने हाथ बांधकर कहा, देख, जो मैं हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं नहीं हूं वो डेफिनेटली हूं। ठीक 9 बजे। राहुल ने अपनी कार स्टार्ट की और काफी तेज स्पीड से वहां से निकल गया। उसकी गाड़ी की तेज रफ्तार की डस्ट में नील ने खांसते हुए कार्तिक से कहा, यार तू उस राहुल के बच्चे को सच क्यों नहीं बता देता? कार्तिक अपने बालों को पीछे करते हुए स्माइल कर रहा था और कहा, उसने हमारे साथ जो किया है उसकी तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। नील कंफ्यूज था। उसे कार्तिक की बात समझ नहीं आई। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी के रुकते ही वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब वो पैलेस पहुंचे, लिविंग रूम में चौहान अंकल कुछ लोगों के साथ मौजूद थे जो कि एम्प्लॉयज थे। उन सब ने महंगे सूट पहन रखे थे। चौहान अंकल ने जैसे ही कार्तिक को देखा वो अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आइए कार्तिक। एम्प्लॉयज भी उन्हें देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए। अंकल ने कहा, आपके एम्प्लॉयज यहाँ आए हुए हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन चाहिए। एम्प्लॉयज कार्तिक और नील को उनके सिंपल कपड़ों की वजह से थोड़ी अजीबोगरीब नजर से देख रहे थे। वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वही कार्तिक मित्तल है जो अब उनका नया बॉस है। सिचुएशन समझते ही चौहान अंकल ने कार्तिक और नील को देखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ, आप दोनों काफी थक गए होंगे, आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके कमरे में भेजवा दूंगा। इस पर कार्तिक ने एक नजर उन एम्प्लॉयज पर डाली और हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। वहां से निकल सीढ़ियों से होकर वो दोनों बड़े कॉरिडोर में पहुंचे, जहां मित्तल फैमिली की फैमिली ट्री पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें एक कॉर्नर पर फ्रेम की जगह खाली थी। उस खाली जगह को देखकर कार्तिक कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया और उस जगह को बड़े गौर से देखने लगा। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों रुक गया? फिर नील ने नोटिस किया कि वहां कार्तिक की तस्वीर मिसिंग थी। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने नए बेडरूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद नील ने अपना पर्स निकाला, जिसमें नील और कार्तिक की साथ में एक पिक्चर थी।
उसने उसमें से अपनी तस्वीर फाड़कर कार्तिक की तस्वीर वॉल के उस खाली कॉर्नर में पेस्ट कर दी और खुश होकर बोला, अब जब आइडेंटिटी रिवील कर दी तो ये चांस मेरे हाथों से निकल जाना था। माँ के जाने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ चाहिए ही नहीं, पर उनका मेरे लिए इतना प्यार देखकर ऐसा करना और यहाँ वापस आकर इस घर का हिस्सा बनना ही मेरे लिए एक इकलौता मकसद बन गया। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और कहा, बस इसलिए मैंने कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई। नील बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, बड़े लोग बड़ी बातें। खैर वो सब तो छोड़, अब ये सोच कि शैनन के सामने तेरी सच्चाई आएगी तो वो क्या करेगी मेरे भाई। ये बोलकर नील कार्तिक के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। उसने अपने बेडरूम में लगी बड़ी सी विंडो ओपन कर दी, जहां से लगभग सारा दिल्ली नजर आ रहा था। नील ने भी उसकी चुप्पी को इग्नोर कर दी और शॉवर लेने चला गया। उसके जाने के बाद कार्तिक ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उसकी नजर चाय के दाग पर पड़ी। उसने सोचा, दुनिया में कुछ लोग कितने इनोसेंट होते हैं। कुछ देर में नील शॉवर लेकर वापस आ चुका था। बाहर आकर उसने अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए कहा, सुन भाई, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। कार्तिक सवालिया नजरों से उसे देखने लगा तो नील ने आगे कहा, भाई जितना बड़ा तेरा बाथरूम है ना, उतना बड़ा तो हमारे उस बार का ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था, जहाँ हम दोनों वेटर थे। और इतने बड़े बाथरूम में साबुन गिर जाए तो तुझे पता है कितनी मुश्किल होती है ढूंढने में। और हर तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। यार तू ही बता, नहाते वक्त कौन अपने आप को देखता है। कार्तिक उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। शाम के 7 बज चुके थे। नील और कार्तिक बाहर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों जैसे अपनी गाड़ी से पैलेस के बाहर थोड़ा आगे निकले, गेट पर उन्हें किसी लड़की की परछाई नजर आई। कार्तिक ने ड्राइवर को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा। गाड़ी बैक होते ही उसने गौर से उस लड़की को देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बैंक वाली रिसेप्शनिस्ट शेफाली थी। शेफाली को देखकर कार्तिक हैरान हो गया और गाड़ी से बाहर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेफाली ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे पास किए और कहा, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा काम पूरा हो चुका है। अब आप पूरी तरह से इस विरासत के मालिक हैं। कांग्रेचुलेशंस। कार्तिक ने वो पेपर लिया और कहा, इसे तुम किसी और के हाथ भी भेज सकती थी, खुद क्यों आई? शेफाली ने कहा, कॉन्फिडेंशियल पेपर थे इसलिए मैं खुद देने चली आई। कार्तिक ने एक नजर ऊपर से नीचे तक उस पर डाली और कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? कॉन्फिडेंशियल पेपर तो देने नहीं आई हो तुम। जवाब में शेफाली ने कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से अपना पैसा सिटी बैंक में ही डिपॉजिट रखेंगे। मेरी वजह से आप दूसरा ऑप्शन नहीं देखेंगे। मैं अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह मासूमियत थी और उसकी आवाज में सच में एक शर्मिंदगी भरी झलक थी। कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। शेफाली ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो कार्तिक ने कहा, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हारा मन। ये बोलकर कार्तिक उसके जवाब का वेट करने लगा। शेफाली पहले थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो अपने कपड़ों की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन मैंने तो ऑफिस के कपड़े ही पहन रखे हैं। ये सुन कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो। ये कहकर उसने शेफाली को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर तीनों वहां से निकल गए। शेफाली गाड़ी की विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। कुछ देर बाद कार्तिक ने ड्राइवर से कहकर एक बड़े से कपड़ों के शोरूम के बाहर गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकते ही उसने शेफाली को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद भी गाड़ी से उतरकर उस बड़े शोरूम की ओर चला गया। शेफाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना बड़ा शोरूम देखकर हैरान थी। ये कहाँ ले आया अब मुझे? यहाँ से मैं कैसे कपड़े खरीदूंगी? शोरूम में पहुंचकर कार्तिक ने अचानक उससे कहा, तुम यहाँ से अपनी पसंद की ड्रेस ले सकती हो। ये सुन शेफाली एकदम चौंक गई और उसकी आंखें बाहर निकल गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले उसके पास शोरूम में काम करने वाली एक लड़की पहुंच गई और शेफाली को वहां से दूसरे फ्लोर पर ले जाने लगी। कुछ देर के बाद शेफाली सेकंड फ्लोर से नीचे आई और चुपचाप कार्तिक के पास आकर खड़ी हो गई। कार्तिक बड़े से सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। शेफाली की आहट आते ही कार्तिक ने उसकी ओर देखा
इस वक्त उसने ब्लैक कलर की बैकलेस शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। कार्तिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शेफाली इतनी प्यारी भी लग सकती है। उसने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। उसने अपने कार्ड से पेमेंट की और शेफाली को लेकर वापस कार में आ गया, जहां नील ड्राइवर के साथ पहले से उनके आने का इंतजार कर रहा था। रात के 9 बजने ही वाले थे। फूड बिस्ट्रो में राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उनके साथ शैनन भी मौजूद थी। राहुल के साथ मौजूद एक लड़के ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, यार कहीं बेचारा कार्तिक डर के मारे कांप रहा होगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, वैसे भी हमें वो किस मुंह से आकर मिलेगा, भीख मांगने से फुर्सत मिले तब ना।